नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। इन प्रश्नों की तैयारी करने से आपका इन एग्जाम्स में रीजनिंग का हिस्सा काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में टॉयज आर हार्ड को इस प्रकार लिखा गया है और गेम्स मैग्नेट इज टॉयज को इस प्रकार कूटबद्ध किया गया है। उस भाषा में टॉयज का क्या कोड होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए कि एक अंग्रेजी का कुछ सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस को हम और किसी प्रकार से कोडित करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में कितने लेटर हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितने वर्ड हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टॉयज आर हार्ड में 3 वर्ड हैं और यहाँ पे भी 3 चिन्ह दिया हुआ है, हैशटैग दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, @ दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे गेम्स मैग्नेट इज टॉयज, यहाँ पे 4 वर्ड है और यहाँ पे भी हमारे पास 4 उसके कोड है, FR, LM, AG और हैशटैग। अब हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहले सेंटेंस में दिया हुआ है हमको टॉयज आर हार्ड और इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है हैशटैग, परसेंटेज और @ के रूप में। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो दिया गया है हमें। अच्छा, इसमें से देख के हमको ये पता नहीं चल रहा है कि किस वर्ड के लिए कौन सा वाला चिन्ह दिया हुआ है। अब अगर हम देखें तो यहां पे क्या दिया हुआ है, गेम्स मैग्नेट इज टॉयज, इसके लिए कौन सा वाला कोड दिया हुआ है, FR, LM, AG और हैशटैग। अब हम इन दोनों सेंटेंस में देखते हैं कि कौन सा कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं टॉयज आर हार्ड और यहाँ पे गेम्स मैग्नेट इज टॉयज। तो यहाँ पे सिर्फ टॉयज कॉमन है, यहाँ पे भी टॉयज दिया हुआ है और यहाँ पे भी टॉयज दिया हुआ है। अब जो कोड दिया हुआ है उसमें देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पे हैशटैग है और यहाँ पे हैशटैग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉयज के लिए हैशटैग वर्ड का, हैशटैग साइन का यूज किया गया है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, टॉयज का कोड क्या है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी टॉयज था, यहाँ पे भी टॉयज था, टॉयज कॉमन निकल के आया और हैशटैग भी दोनों जगह कॉमन निकल के आया। तो टॉयज को हैशटैग के रूप में कोडित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है जिसमें हमसे ये कहा गया है कि इसमें हमें टोटल 6 पद दिए हुए हैं जिसमें से आखिरी का छठा पद मिसिंग है। पहले और दूसरे पद में एक निश्चित लॉजिक, एक निश्चित संबंध है। तीसरे और चौथे पद में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। इनके बीच में जो लॉजिक लगा है, जो रीजनिंग लगी है, वही रीजनिंग हमको ढूंढनी है और उससे 5वें से छठा पद हमको ज्ञात करना है। तो अब क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है मेथड, METHOD और उसको कोडित किया गया है, उसके सामने अनुपात में दिया गया है OIZPYP। इसमें टोटल 6 लेटर दिए हुए हैं मेथड में, 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 6 लेटर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसमें वर्ड हैं या लेटर हैं, तो हमें एक जो प्रश्न हल करने में आसानी होती है वो किससे होती है, प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू से। हम जानते हैं कि प्रत्येक लेटर की एक निश्चित प्लेस वैल्यू होती है। ABCD करके अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, XYZ तक 26 होते हैं हम जानते हैं। तो A की प्लेस वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4 और इसी प्रकार X 24, Y 25 और Z 26, ये इनके प्लेस वैल्यू होती है। तो अब अगर इसमें सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखें तो हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, H की होती है 8, O की होती है 15 और D की होती है 5। अब D की होती है 4। अब इसी प्रकार
O की प्लेस वैल्यू यहाँ पे होती है 15, I की होती है 9, Z की होती है 26, P की होती है 16, Y की होती है 25 और P की 16। अब इनके बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं। तो इनके बीच का अंतर कैसा है, देखिए यहाँ पे 13 से लेके 15 आए मतलब +2 हुआ, 5 से लेके 4 आए मतलब +4 हुआ, 30 से लेके 26 आए मतलब +6 हुआ, 8 से लेके 16 आए मतलब +8 हुआ, 15 से लेके 25 आए मतलब +10 हुआ, उसके बाद 4 से लेके 16 आए मतलब +12 हुआ। तो ये कैसे बढ़ी ये श्रृंखला, +2 +4 और इसी प्रकार +6 और +12 तक हम आए हैं। अब हमको कौन सा वाला दूसरा वाला पेयर कौन सा दिया हुआ है, दूसरे वाले पेयर को भी देख लेते हैं। दूसरा वाला पेयर है SAFETY। इसके सामने कोड दिया हुआ है UELMD। S मतलब 19, A मतलब 1, F मतलब 6, E मतलब 5, T मतलब 20 और Y मतलब 25। इसी प्रकार U मतलब 21, E मतलब 5, L की प्लेस वैल्यू 12, M की प्लेस वैल्यू 13, D की प्लेस वैल्यू 4 और K की प्लेस वैल्यू 11। तो अब इसका अंतर देख लेते हैं। इसमें क्या अंतर दिया हुआ है, ये +2, ये हो गया +4, +6, यहाँ पे 5 और 8 मतलब +8, 5 और 13 20 और 4 मतलब अगर इसमें हम 10 जोड़ दें तो ये 6 स्थान आगे चले जाएगा मतलब 30 हो जाएगा। तो छठे 26वें नंबर पे आता है Z, तो चौथे उसमें 4 लेटर और आगे बढ़ना है, तो इसका यहाँ पे +10 हुआ। और इसी प्रकार Y में 12 जोड़ने पे हमें मिलता है 37 मतलब 26 से 11 अंक आगे, तो 11वें स्थान पे यहाँ पे ये 12 हुआ। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक मिल रहा है। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है YELLOW। Y मतलब 25, E मतलब 5, L मतलब 12, L मतलब 12, O मतलब 15 और W मतलब 23। इसमें +2 करेंगे, 25 में +2 करेंगे तो 26 और एक 27, 27 मतलब होता है A। उसके बाद इसमें ये +2 हुआ, अब इसमें +4 करेंगे तो 5 + 4 होता है 9, 9 मतलब I। उसके बाद यहाँ पे +6 हो जाएगा तो 12 और 6 18, 18 मतलब R। फिर यहाँ पे +8 हो जाएगा तो 12 और 8 20 मतलब ये हो जाएगा T। उसके बाद या ये +8 हुआ, अब ये हो जाएगा +10 तो 15 और 10 ये हो जाएगा 25, 25 मतलब Y। और इसी प्रकार ये हो जाएगा 23, 23 में अगर हम +12 करें तो ये हो जाता है 23 और 12 35। ये कितना आगे है, 26 से 9 स्थान आगे, तो 9वें स्थान पे कौन सी संख्या आती है, कौन सा लेटर आता है, I आता है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, AIRTYE। AIRTYE ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है कि 5 व्यक्ति I, J, K, L और M उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। उत्तर किस दिशा में होता है दोस्तों, हमेशा इस दिशा में होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ। अब उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं मतलब ये एक ऐसी रेखा है, एक पंक्ति है जिसमें ये बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति है तो ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति हो गया, ये चौथा व्यक्ति हो गया और ये 5वां व्यक्ति हो गया। अब आगे और क्या जानकारी दी हुई है, हमें दिया हुआ है के एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। अच्छा, दायां और बायां भी देख रहे थे, इस दिशा में हो जाएगा राइट या दायां और इस दिशा में उसकी विपरीत दिशा में हो जाएगा लेफ्ट या बायां। अब हमसे क्या कहा गया है कि
के एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो जहां पे भी एल बैठा हुआ है, एल उसके ठीक बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बैठा हुआ है, के, मतलब के और एल के बीच में कोई भी नहीं है और के एल के दाईं ओर बैठा हुआ है। माफ कीजिएगा, दाईं ओर बोला है तो इस तरफ हो जाएगा, के एल की दाईं ओर बैठा हुआ है, इस दिशा में बैठा हुआ है। अब एल और आई के बीच में केवल दो लोग बैठे हुए हैं, तो जहां पे भी एल और आई है इस प्रकार से हो सकता है, ये या तो आई और एल है तो इसके बीच में दो और व्यक्ति बैठे हुए हैं, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है, आई और ये दो स्थान और एल, आई और एल और आई के बीच में दो व्यक्ति, केवल दो लोग बैठे हुए हैं। एम आई के ठीक दाएं और जे के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो एम आई के ठीक दाएं, तो आई अगर यहां पे है तो ये हो जाता है ठीक दाएं, इसके कौन हो जाएगा, एम, और किसके ठीक बाएं मतलब जे के ठीक बाएं, तो ये इस प्रकार से आई एम जे, ये तीन एक साथ बैठे हुए हैं। अब अगर हम इनको इस पंक्ति में बिठाने की कोशिश करें तो आई एम जे एक जगह हो गए, आई एम जे और एल और के इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो अगर मान लेते हैं कि हम एल और के को यहाँ पे बिठा देते हैं, ये अगर मान लेते हैं ये एल है और ये के है, तो आई एम जे कैसे हो जाएंगे, आई एम जे। अब एक और कंडीशन हमको देखनी है कि एल और आई के बीच में दो लोग हो गए क्या, दो लोग तो ये इस स्थिति में कितने हो जाते हैं, एल और आई के बीच में, ये देखिए ये हुआ एल और ये हो गया आई, तो इसमें दो लोग बैठे हुए, मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो पंक्ति में कौन कैसा बैठा हुआ है, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा के। तो अब क्या दिया हुआ है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है ये हमको ज्ञात करना है, तो पंक्ति के मध्य में जे बैठा हुआ है। सभी कंडीशंस एक बार फिर से देख लेते हैं, के एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, के एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, एल और आई के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, एल और आई के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, एम आई के ठीक दाईं ओर और जे के बाईं ओर बैठा हुआ है, सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो बीच में कौन बैठा हुआ है, जे, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आकृति से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है कि हमें ऑप्शंस में से उस चित्र का चयन करना है जो प्रश्न आकृति को पूरा कर सके। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है, उस यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, उस चिन्ह को देखना है, उस आकृति को देखना है जो इस आकृति को, प्रश्न आकृति को पूरा कर सके। तो अब इसमें हम ऑप्शंस की ओर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ये ऊपर की तरफ है दोनों, और यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ये नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले तो ये जो त्रिभुज है ये इस तरीके से आ जाएगा, ये त्रिभुज नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर एक तो यहीं पे स्ट्राइक आउट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। अब देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद ये जो दो रेखाएं हैं, अगर हम इसको एक इंडिपेंडेंट आकृति मान लें इस हिस्से को, तो ये वाले इस तरीके से, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि इस दिशा में ये वाली आकृति ऐसी यहाँ बनेगी, एक त्रिभुज इस तरीके से आएगा और एक आकृति यहाँ पे ऐसा एक वर्टिकल इसके साथ मिल जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल इसके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आकृति बनेगी, इस प्रकार से, और यहाँ पे ये वर्टिकल हो जाएगा। तो ऐसा ऐसे ही आकृति किधर दी हुई है, ऐसी दी हुई है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। नंबर सीरीज में हमें कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो संख्याएं दी हुई है उनको हम ध्यान से अगर देखें तो इनके बीच का जो अंतर है वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। 16 के बाद 23, 23 के बाद 31, फिर 40, फिर 50, मतलब संख्याएं एक दूसरे से काफी ज्यादा बड़ी या छोटी नहीं हो रही है। तो जब भी संख्याओं के बीच में अंतर कम होता है तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में हम प्लस या माइनस से हमारा उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे हमको क्या श्रृंखला दी हुई है, 16 से लेके 23, इसके बीच में कितना अंतर हो गया, ये हो गया +7 का अंतर। 23 से लेके 31 मतलब ये कितने का अंतर हो गया, ये हो गया +8 का अंतर। 31 से लेके 40 मतलब ये हो गया +9 का अंतर। और 40 से लेके 50 मतलब ये हो गया +10 का अंतर। तो कैसे संख्याओं के बीच में अंतर बढ़ रहा है, 7, 8, 9, 10। तो 10 के बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 11 का अंतर हो जाएगा। तो 60 से लेके 60 में अगर हम 11 जोड़ें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 61 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिर से एक प्रश्न, यहाँ पे कुछ अंग्रेजी, इस प्रश्न में अंग्रेजी के कुछ अक्षरों का समूह दिया हुआ है, जिसमें पहली और दूसरे समूह में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। वही लॉजिक हमको ढूंढना है और उसी के आधार पे तीसरे से चौथा समूह ज्ञात करना है। तो कौन सी, यहाँ पे दिया हुआ GMP। जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हमें उससे हमारा उत्तर जल्दी से मिल जाए या उत्तर मिलने में आसानी हो। तो G की प्लेस वैल्यू होती है 7, M की प्लेस वैल्यू होती है 13 और P की प्लेस वैल्यू होती है 16। I मतलब 9, K मतलब 11 और F मतलब 19। इनके बीच का अंतर देखें तो 7 से 9 मतलब ये 2 बढ़ गया, +2 हो गया। 13 से लेके 11 मतलब ये कितना हुआ, ये -2 हो गया। और उसके बाद 16 से लेके 19 मतलब ये कितना हुआ, ये +3 हुआ। किस तरीके से पढ़े, +2 -2 +3। अब हमसे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे FOL। F मतलब 6, O मतलब 15 और L मतलब 12। इसमें +2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। ये +2 करने पे -2 करेंगे, -2 तो इसमें मिलेगा, -2 में हमें मिलेगा 13। फिर यहाँ पे करेंगे हम +3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15। तो H 8 मतलब H, 13 मतलब M और 15 मतलब O, HMO। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम इस और स्पीड से संबंधित ये प्रश्न है। तो अब इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन एक स्टेशनरी पुल को 18 सेकंड में और एक पुल को 44 सेकंड में पार करती है। यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो ट्रेन से संबंधित जब भी प्रश्न आए तो हमें एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हमसे कहा जाए कि अगर एक ये पुल है या खंबा है या कोई पेड़ है या कोई आदमी है, उसको अगर ट्रेन पार करती है तो ये वाली जो दूरी, उस खंबे की दूरी या उस पेड़ की दूरी या लंबाई, वो नगण्य मानी जाती है, क्योंकि ट्रेन काफी लंबी होती है, ट्रेन हजारों मीटर लंबी होती है। तो अगर मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई इतनी है, ट्रेन इतनी लंबी ट्रेन है इस तरीके से, तो जब वो एक इस व्यक्ति को या इस खंबे को पार करेगी तो ये हो जाता है, मान लेते हैं ए पॉइंट, ये हो जाता है बी पॉइंट। तो जब ए बी ट्रेन यहां से आना शुरू करेगी तो हम क्या उसको इस स्थिति में कब मानेंगे कि उसने एक इस पोल को पार कर लिया, जब वो इस स्थिति में आ जाए, मतलब ए यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ पे आ जाए। तो इस स्थिति में ट्रेन ने क्या किया, ट्रेन ने यहां से गुजरते वक्त अपने खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करी है। तो जब भी वो एक व्यक्ति को या एक पोल को या एक पेड़ को पार करती है तो अपने खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब हमें पुल को या फिर प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कहा जाए, तो मान लेते हैं कि ये पुल है, ये हो गया ब्रिज, ब्रिज जो एक निश्चित लंबाई लिए हुए है, तो ये मान लेते हैं ये है हमारा एक्स और वाई, एक्स और वाई ब्रिज की लंबाई होगी। अब ये जो ट्रेन यहाँ पे बढ़ती हुई आ रही थी, तो अब हम ये कब क्या कहेंगे कि ये ब्रिज को कब पार किया हुआ माना जाएगा, जब ये इस स्थिति में पहुंच जाए ट्रेन, मतलब पॉइंट नंबर ए यहाँ पे आए और पॉइंट नंबर बी यहाँ पे आए, तो ट्रेन को पुल को या
प्लेटफॉर्म को पार किया हुआ माना जाएगा। तो इस स्थिति में ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी तय करी और खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करी। ये दो कॉन्सेप्ट हमको हमेशा यहाँ पे याद रखने चाहिए। अब हमसे एक चीज और हमेशा जो चाल इस प्रकार के टाइम और स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्न में आती है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि चाल बराबर तय की गई दूरी और बटे इस दूरी को तय करने में लगा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हमसे कहा गया है कि ट्रेन ने एक स्टेशनरी पोल को 18 सेकंड में पार किया। पोल को 18 सेकंड में पार किया तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है x मीटर। माना अंत में हमें ट्रेन की लंबाई ही पूछी गई, माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है बराबर x मीटर है। अब क्या कहा गया कि उसने एक स्टेशनरी पोल को 18 सेकंड में पार किया। तो जब पोल को कोई ट्रेन पार करती है तो वो क्या कितनी दूरी तय करती है, वो खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। हमने देखा था, तो हमने मान लिया था कि ये ट्रेन x मीटर लंबी है, ए से बी तक की दूरी x है, यहाँ पे ए से बी तक की दूरी x है। तो उसने 18 सेकंड में पार किया तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी इस स्थिति में, x बटा 18। ट्रेन ने उस पुल को पार करने में 18 सेकंड का वक्त लिया था, तो ट्रेन ने x बटे 18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसकी चाल थी। अब पुल को पार करने में उसी चाल से जब ये ट्रेन चल रही थी तो कितना टाइम लिया उसने, 44 सेकंड लिया। तो पुल को पार करने में उसने दूरी कितनी तय करी, एक तो खुद की दूरी तय करी और पुल की दूरी तय करी, पुल की लंबाई तय करी। पुल की लंबाई कितनी है, 650 मीटर तय करी। और समय कितना लिया, समय लिया 44 सेकंड का। अब ये वाली चाल भी बराबर है और ये वाली चाल भी बराबर है, तो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बस अब इस इक्वेशन को हमको हल करना है। तो इस इक्वेशन को हल करते हैं तो ये इधर 44 से गुणा हो जाएगा, 44 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44x बराबर 18 का इधर गुणा हो जाएगा, 18x धन 650 गुणित 18। इसको इसमें से घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 44 में से अगर हम 18 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। 26x बराबर 650 गुणित 18। इसको आगे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 650 गुणित 18 बटा 26। बस इस इक्वेशन को अगर हम आगे हल कर लें तो हमको क्या उत्तर मिलेगा, हम देखते हैं। अगर हम इसको 13 से काट पाएंगे क्या, 13 से काटें तो ये हो जाता है 13 दूना 26 और 13 पंजा 65, ये हो जाएगा 50। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 नमा की 18, 50 और 9 का गुणा करने पे क्या मिलता है, 450। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 450 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमें एक कहा गया है कि एक व्यक्ति ने y रुपए प्रति दर्जन पर कुछ केले खरीदे हैं। उसने प्रति केले को y बटे 4 के लाभ पे भेजा हुआ है, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है ये हमको ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न हल करें उससे पहले हम जानते हैं कि एक डजन में कितना होता है, एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है, एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है। अब हमें यहाँ क्या कहा गया है कि उसने एक दर्जन केले इस रेट पे y रुपए प्रति दर्जन पे खरीदे हैं और उन्हें y बटे 4 प्रति केले के हिसाब से बेचा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए ना डजन से संबंधित और उसमें प्रति यूनिट का दिया हो, तो हमें सबसे पहले उसका मान ऐसी संख्या मानना चाहिए जो 12 से भी भाग देने पे और 4 से भाग देने पे एक पूर्णांक प्राप्त हो। यहाँ पे जैसे y बटे 4 था तो हमने 4 लिया और दर्जन मतलब 12, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसको 12 और 4 से भाग देने पे एक पूर्णांक प्राप्त हो। सबसे छोटी संख्या ऐसी जो होगी वो होगी 48। तो मान लेते हैं कि एक दर्जन केलों की कीमत कितनी होती है, माना एक दर्जन केलों की कीमत, एक डजन की कीमत है 48 रुपए। 48 रुपए उसकी कीमत है, मतलब y कितना हो गया,
y कितना हो गया, y बराबर 48 हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है कि उसने प्रति केला y 48 मतलब 12 केले या y बराबर 48, ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमसे क्या कहा गया, उसने प्रति केला y/4 का लाभ कमाया। तो ये तो 12 केले की कीमत कितनी हो गई, 48 रुपये हो गई। अब एक केले पे उसने कितना लाभ कमाया, एक केले पे उसने y/4 का लाभ कमाया, मतलब 48/4 का लाभ कमाया। मतलब कि कितना हो गया, 48/4 कितना होता है, इसको हम 12, 48 में 4 का भाग देने पे हमको 12 मिलता है। तो अब क्या हुआ, उसने एक केले पे 12 रुपए का प्रॉफिट कमाया। बस एक केले पे प्रॉफिट कितना कमाया, 12, और एक केले की कीमत कितनी थी, यहाँ पे 12 केले की कीमत थी 48, तो एक केले की कीमत कितनी हो जाएगी, एक केले की कीमत हो जाएगी यहाँ पे भी 48/12 मतलब 4 रुपए। तो एक केले की कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4, और प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया उसका 12%, 12 रुपए। तो बस अब इसका हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है, इन दोनों का अंतर हो जाता है 8, और 8 तो उसका प्रॉफिट हो गया, तो ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का, 8/4 गुणित 100, तो ये हो जाएगा 200। देखने में काफी सरल सवाल है, लेकिन हमें इसमें एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ हल करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में एक किताब खरीदी और उसे 10% हानि पर दूसरे व्यक्ति बी को बेच दी। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने यह पुस्तक किस कीमत पर खरीदी, 1600 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। अब उसने खरीदी और 10% हानि पे बेच दी, मतलब कितना, अगर ये 100% है तो उसने 90% पे बेची, तो 1600 का 90% निकलेगा यहाँ पे, 1600 गुणित 90%। और फिर ये तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस, परचेसिंग प्राइस हो गया, बी ने इतने पे खरीदी। अब बी ने क्या किया, जितना जो इसका मान है उसने इस पे 20% हानि और ले ली, मतलब उसने इसकी 80% कीमत पे इसको बेच दिया। तो ये हो जाएगा सी के लिए उसका परचेसिंग मूल्य, सी के लिए इतना हो जाएगा। बस इसको हल कर लेंगे, तो 1600 गुणित 90/100 गुणित 80/100, बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 जीरो कट गया। तो बस अब इसको आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणित 9 गुणित 8। इसको अगर हम आगे हल करें तो ये कितना होता है, 16 गुणित 9 8 72। अब इसको 16 से हल कर लेते हैं, 16 दूना 32 के 2 हासिल क्या है 3, 16 सती 112 और 3 115, 1152 रुपये। तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1152 रुपये। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सिर्फ एक नंबर सीरीज का प्रश्न आ गया है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो ये संख्याएं यहाँ पे देखें तो संख्याओं के बीच का अंतर कैसा बढ़ रहा है, 31 के बाद सीधे 62 आ गया, 62 के बाद आया 65, 65 के बाद आया 260। तो यहाँ पे संख्याएं कम अंतर से भी बढ़ रही है, जैसे 62 से 65 आया, और ज्यादा अंतर से भी, जैसे 31 से 62 आ गया और 65 के बाद सीधे 260 आ गया। तो इनके बीच के अंतर को हम, या इनमें कैसा रिलेशन है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो 31 से 62 आया मतलब इसमें 2 का गुणा हुआ, 62 से लेके अगर 35 आए तो कितना हुआ, इसमें 3 जोड़ा गया प्लस 3 हुआ। 65 में अगर हम 260 करें तो 65 में अगर हम 260 करें तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा कर दे अगर हम 65 में तो हमको 260 मिल जाता है। फिर क्या हुआ, 260 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 265 मिल जाता है। तो ये कैसे चल रहा है, 2 3 4 5, और जो चिन्ह है वो कैसे बदल रहे हैं, गुणा जोड़ गुणा जोड़, इनटू मतलब मल्टीप्लाई एडिशन, मल्टीप्लाई एडिशन। तो 2 3 4 5, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे था मल्टीप्लाई एडिशन, तो यहाँ पे भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 265 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 265 में अगर हम 6 का गुणा करने जाएं तो क्या मिलता है, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल के आए 3, 6 तिया 18, 6 36 और 3 39 के 9, हासिल के आए 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1590। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए।